गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर मधुलिका सिंह उज्ज्वल आज आपको जो कल हमने प्लेटो का आदर्श राज्य पढ़ा था उसके बारे में ही आगे का जो प्रश्न हमारे दिमाग में उठता है उसके बारे में ही पढ़ाना चाहूँगी, बताना चाहूँगी कि कल हमने पढ़ा कि प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की स्थापना करने का स्वप्न देखा, या उसने एक आदर्श राज्य की स्थापना कैसे होगी, क्या क्या होगा उसमें, क्या क्या व्यवस्थाएं रहेगी, उसके बारे में हमने देखा। तो बच्चों, उस सब को देखने के बाद आपके मन में भी यह सवाल उठ रहा होगा कि जो प्लेटो आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता है वह वास्तव में हो सकती है, वह संभव है, या सिर्फ प्लेटो की एक कोरी कल्पना कही जा सकती है। कि जिस प्रकार के आदर्श राज्य की विशेषताएं हमने उसके आदर्श राज्य में देखी या चाही वह वास्तव में व्यवहारिक भी है या केवल एक स्वप्न है। क्योंकि अपने आदर्श राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत करने के बाद प्लेटो स्वयं ने भी स्वीकारा कि ऐसा आदर्श राज्य पृथ्वी पर कहीं भी सत्ता नहीं रखता, अर्थात इस आदर्श राज्य की स्थापना उसने स्वयं ने पृथ्वी पर कहीं नहीं देखी या नहीं कर पाया। हाँ, एक बार स्वयं उसने कोशिश की थी दार्शनिक राजा का निर्माण करने की, अपनी उस सुनियोजित शिक्षा प्रणाली के द्वारा और साम्यवाद प्रस्तुत करके, परंतु वह वहाँ पर भी असफल ही रहा। तो जब वह दार्शनिक शासक का निर्माण करने में भी असफल रहा तो जो उसके आदर्श राज्य का संचालक था वही नहीं बना पाया, तो फिर आदर्श राज्य तो उसके बाद आता है। तो कुल मिलाकर आलोचकों ने यह जो उसकी आदर्श राज्य की अवधारणा है उसको एक कपोल कल्पना, एक अव्यवहारिक और एक सपना ही माना और कहा कि इस प्रकार आदर्श राज्य की क्रियान्वती कभी भी इस पृथ्वी पर तो संभव नहीं है। प्लेटो ने स्वयं भी माना कि इस आदर्श राज्य की क्रियान्वती सरल नहीं है। परंतु बच्चों, हम यह कहें कि यह उसकी अवधारणा, आदर्श राज्य की अवधारणा पूरी तरह से कपोल कल्पित थी, तो प्लेटो जैसे दार्शनिक के साथ हम न्याय नहीं कर पाएंगे। प्लेटो जैसे दार्शनिक ने यदि कोई अवधारणा प्रस्तुत की है तो इसके पीछे कल्पनाएं भले ही ज़्यादा होंगी पर कुछ ठोस आधार भी रहे होंगे। और हम यहाँ उन्हीं की चर्चा करना चाहेंगे कि प्लेटो ने जो आदर्श राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की थी वह पूरी तरह से एक कपोल कल्पना थी, एक सपना था, ऐसा नहीं है। इसकी पुष्टि के लिए हम दो आधार या दो तर्क बता सकते हैं या कह सकते हैं। पहला ये कि प्लेटो ने जो अपनी पुस्तक लिखी थी रिपब्लिक, वह तत्कालीन वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित थी। उसी पुस्तक की 8वीं और 9वीं अध्याय में उसने एथेंस के लोकतंत्र, स्पार्टा के वर्गतंत्र और सिराक्यूज के निरंकुश तंत्र आदि के बारे में लिखा था। और उन प्रणालियों में, उन शासन प्रणालियों में, एथेंस, स्पार्टा और सिराक्यूज की शासन प्रणालियों में उसने देखा कि विवेक पर अज्ञान और वासना के तत्वों की प्रधानता है। और यही कारण है कि उपरोक्त तीनों स्थानों की शासन प्रणालियाँ भली भांति काम नहीं कर पा रही है और एक विकृत रूप में विकसित हो रही है। यहीं पर प्लेटो ने इसको निदान प्रस्तुत किया कि यदि शासन में विवेक या बुद्धि को सर्वोच्च स्थान दिया जाए तो शासन के विकृत स्वरूप को हम अच्छे स्वरूप में या श्रेष्ठ स्वरूप में या आदर्श स्वरूप में स्थापित कर सकते हैं। और अपनी जो सुनियोजित शिक्षा प्रणाली थी उसके द्वारा वह वासना के तत्वों को नियंत्रित करने की भी बात कर रहा था। इस प्रकार बच्चों, वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर प्लेटो ने शासन के रोगों का निदान प्रस्तुत किया था। और इतना ही नहीं कि उसने सिर्फ बात की
कि कैसे नियोजित शिक्षा प्रणाली द्वारा विवेक को श्रेष्ठतम रूप में सामने लाया जाएगा और व्यक्ति के वासना, स्वार्थ, वैयक्तिक इच्छाओं, भावनाओं को नियंत्रित किया जाएगा। वरन इन सब की शिक्षा वह अपनी अकादमी में वास्तविक रूप में दे भी रहा था। तो यहाँ पर यह तर्क संगत लगता है कि उसने जो आदर्श राज्य की कल्पना की थी वह एक कोरी कल्पना नहीं थी, वरन तत्कालीन जो राजनीतिक शासन प्रणालियाँ थी उनकी वास्तविकता को देखते हुए ही उसने यह कल्पना प्रस्तुत की थी। दूसरा तर्क हम यह दे सकते हैं या दूसरा आधार हम यह रख सकते हैं बच्चों कि मैंने पूर्व में भी बताया कि प्लेटो एक संभ्रांत परिवार में पैदा होता है और इसलिए उसको शासन में उस समय की राजनीतिक व्यवस्था में सहभागिता का, भाग लेने का या आप कह सकते हो नज़दीक से शासन को देखने का मौका मिला था। उसने उस वक्त के शासन को स्वयं प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया था और इसीलिए उसकी व्यावहारिकता हम इसी से स्पष्ट कर सकते हैं कि चूँकि उसने उस तत्कालीन शासन व्यवस्था में स्वयं भाग लिया था और देखा था कि शासन प्रणाली इसलिए भलीभांति काम नहीं कर पा रही है कि शासक अपनी व्यक्तिगत वैयक्तिक इच्छाओं में इतना लीन रहता है, इतना डूबा रहता है कि वह राज्य और शासन पर अधिक ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो यहाँ पर उसको लगा कि यदि शासक को एक नियंत्रण में रखा जाए, शासक को नियंत्रित कर लिया जाए तो हो सकता है शासन व्यवस्था श्रेष्ठ रूप में, अच्छे रूप में या भलीभांति चल सके। और इसकी व्यवहारिकता इस बात से सिद्ध होती है बच्चों कि जो उसने साम्यवाद की जो अवधारणा प्रस्तुत की थी, जिसमें वह संपत्ति के साम्यवाद और परिवार या पत्नियों के साम्यवाद को प्रस्तुत कर रहा है, वह राज्य के पूरे नागरिकों पर लागू नहीं की, वरन राज्य के शासक या संरक्षक वर्ग पर और सैनिक वर्ग पर ही लागू की। तो इस प्रकार बच्चों उपरोक्त दोनों आधारों पर या दोनों तर्कों पर हम कह सकते हैं कि उसके आदर्श राज्य की जो ये कल्पना थी, आदर्श राज्य की जो अवधारणा थी, वह पूरी तरह से एक कपोल कल्पना बिल्कुल ही नहीं कही जा सकती है। उसके द्वारा तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए, स्वयं ने उनमें भाग लेकर अनुभव करते हुए जो आदर्श राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की है वो कुछ अंशों तक, कुछ सीमा तक वास्तविक और यथार्थ भी थी। धन्यवाद बच्चों। अब अपन आगे सेकंड पेपर के बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू बच्चों।